हेलो फ्रेंड्स। जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति को मॉर्गेज रखकर, यानी मकान, ज़मीन को मॉर्गेज रखकर लोन लेने के लिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो उनके सामने बैंक में कभी कभी ये कहा जाता है कि आपको रजिस्टर्ड मॉर्गेज करना होगा। ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या है? किन परिस्थितियों में रजिस्टर्ड मॉर्गेज किया जाना जरूरी होता है? रजिस्टर्ड मॉर्गेज का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मैं एडवोकेट मनोज कुमार, आज का यही विषय है जिसका मैं विश्लेषण करूंगा। मॉर्गेज ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत का विषय है। मॉर्गेज के दो प्रकार, अर्थात एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। ये क्या होता है और इसके बीच क्या अंतर है? तो सबसे पहले जानते हैं मॉर्गेज क्या है। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 में मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी ऋण का भुगतान को सुरक्षित करने के लिए मॉर्गेजर अपने अचल संपत्ति को मॉर्गेजी के पास एक एग्रीमेंट के शर्तों पर रखता है, तो इसे कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज या कहें बंधक, इसमें ऋणदाता आपको पैसा उधार देते हैं और संपत्ति के मूल दस्तावेज को तब तक अपने पास रखते हैं जब तक आप पूरी राशि, ऋण की राशि पूरी का भुगतान नहीं कर देते हैं। यदि आप ऋण चुकाने में चूक करते हैं, ऋण की रकम नहीं चुका पाते हैं, तो ऋणदाता को बंधक की संपत्ति की नीलामी करने और ऋण राशि वसूल करने का अधिकार होता है। मॉर्गेज के नियमों और इसके संबंध में विशेष जानकारी मैं पहले ही अलग वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी चूँकि यहाँ रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज के अंतर का विश्लेषण किया जाना है, इसलिए इसे एक बार समझना जरूरी है। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है? इक्विटेबल मॉर्गेज एक कानूनी व्यवस्था है जहां बोरोवर ऋणदाता को अपनी अचल संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित किए बिना, स्वामित्व हस्तांतरण नहीं होता है, स्वामित्व हस्तांतरण किए बिना ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में अपनी संपत्ति से संबंधित सेल डीड की मूल प्रति ऋणदाता के पास जमा कर देते हैं। इस प्रकार के बंधक में ऋणदाता उस संपत्ति में एक समान हित रखता है, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, जिससे यदि ऋण ग्रहीता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऋणदाता को उक्त संपत्ति बेचने का अधिकार मिलता है। स्पष्ट कर दें कि इक्विटेबल मॉर्गेज किसी प्रकार से ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता है, ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ ऋणदाता के पास संपत्ति का दावा रहता है, जबकि संपत्ति का कानूनी स्वामित्व बोरोवर के पास होता है। यह भी स्पष्ट है कि इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए किसी कानूनी प्रक्रिया या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। एक सामान्य एग्रीमेंट के द्वारा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक सामान्य एग्रीमेंट करके इक्विटेबल मॉर्गेज किया जा सकता है। इसे मॉर्गेज को डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी कह सकते हैं। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इक्विटेबल मॉर्गेज को कह सकते हैं। यानी संपत्ति से संबंधित टाइटल डीड को बैंक या किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जिससे लोन लेना है उसे जमा करते हैं और बदले में ऋण प्राप्त करते हैं, तो ये कहलाता है इक्विटेबल मॉर्गेज। अब आते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है? रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी एक लीगल एग्रीमेंट है। यहाँ उस लीगल एग्रीमेंट को आधिकारिक तौर पर भूमि रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत की जाती है, रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसका रिकॉर्ड भूमि रजिस्ट्री कार्यालय में रहता है। यह ऋणदाता की जानकारी के बिना संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित करने से भी रोकता है।
यह ऋण प्रदान करने का एक बेहतर और सुरक्षित तरीका है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में बोरोवर को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार ऋणदाता को देना होता है। इक्विटल मॉर्गेज में संपत्ति का स्वामित्व अधिकार लेंडर को यानी ऋणदाता को हस्तांतरित नहीं होता है, जबकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज में संपत्ति का संपूर्ण अधिकार और स्वामित्व ऋणदाता को ट्रांसफ़र हो जाता है। ऋणदाता के पास उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी का संपूर्ण स्वामित्व रहता है और डिफ़ॉल्ट के मामले में ऋणदाता संपत्ति का उपयोग या निपटारा कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में संपत्ति सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में संबंधित संपत्ति बंधक को रजिस्टर्ड कराना होता है। जब ऋण की पूरी राशि भुगतान कर दिया जाता है तो संपत्ति का स्वामित्व पुनः एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा बोरोवर या उसको मॉर्गेज कह सकते हैं, उनको वापस हस्तांतरित कर दिया जाता है। जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा बोरोवर को वो संपत्ति वापस की जाती है उसको कह सकते हैं डीड ऑफ रिलीज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में संपत्ति का टाइटल डॉक्यूमेंट यानी सेल डीड को फाइनेंसर के पास जमा देना आवश्यक नहीं होता है। महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज के अंतर। रजिस्टर्ड मॉर्गेज का सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें बोरोवर को काफ़ी खर्च होता है। एक बार ऋण लेते समय डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन का खर्च करना पड़ता है और फिर जब ऋण की राशि का भुगतान हो जाता है तो पुनः एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा उस संपत्ति को वापसी बोरोवर को की जानी होती है, जिसमें पुनः खर्च करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में उस राज्य के नियम के अनुरूप स्टैम्प भुगतान करना पड़ता है। इसमें एक और ऋणदाता को विशेष सुरक्षा मिलती है तो दूसरी ओर ऋण ग्रहता को बड़ी राशि का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं रजिस्टर्ड मॉर्गेज का एक बड़ा फायदा भी है। जहां लैंड से संबंधित कोई सेल डीड नहीं हो वहां रजिस्टर्ड मॉर्गेज हो सकता है। वहां इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड मॉर्गेज हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़मीन का स्वामित्व खतियान से होता है। खतियान का अर्थ सर्वे सेटलमेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो जब खतियान से अधिकार होता है, संपत्ति का स्वामित्व होता है, तो यहाँ पे कोई सेल डीड नहीं होता है, या फिर भूमि से संबंधित स्वामित्व का डॉक्यूमेंट्स यानी सेल डीड मिसिंग हो, खो गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी सेल डीड जमा किए बिना ही मॉर्गेज किया जा सकता है। ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज का फ़ायदा है। यानी रजिस्टर्ड मॉर्गेज हो सकता है बिना सेल डीड का। तो संपत्ति पर टाइटल प्रमाणित करके उसको रजिस्टर्ड मॉर्गेज के द्वारा बिना सेल डीड जमा किए हुए मॉर्गेज किया जा सकता है और ऋण लिया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है रजिस्टर्ड मॉर्गेज का। जब टाइटल डॉक्यूमेंट्स खो गया हो या भूमि का स्वामित्व तो खतियान से हो या इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं हो सकता है, वहाँ पर रजिस्टर्ड मॉर्गेज हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि जब टाइटल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो तो इक्विटेबल मॉर्गेज होगा, अन्यथा रजिस्टर्ड मॉर्गेज होगा। एक प्रश्न और है, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके पास एक टाइटल डॉक्यूमेंट है तो क्या होगा? वैसी स्थिति में अगर संपत्ति मॉर्गेज करनी हो तो क्या प्रावधान होगा? अगर लैंड ओनर की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा और उस स्थिति में मृतक के उत्तराधिकारी उस संपत्ति को मॉर्गेज कर सकते हैं और यहाँ इक्विटेबल मॉर्गेज होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक जल्द से जल्द ये वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।